शुरुआत करने जा रहे हैं हम उस बड़ी खबर के साथ जिसने देश के हर माता पिता के सामने सवाल खड़ा कर दिया है कि आपके लिए समाज का ताना मायने रखता है या फिर अपने बच्चों की खुशी, अपने बच्चों की जिंदगी। दरअसल दिल्ली से सटे गुरुग्राम में 25 साल की टेनिस खिलाड़ी राधिका की हत्या कर दी गई। हत्या खुद लड़की के पिता ने की और लड़की के पिता ने अपना गुनाह कबूला और कहा कि पिता तानों से परेशान आ गया था कि वो बेटी की कमाई खाते हैं, इसी वजह से उन्होंने अपनी बेटी की हत्या कर दी। लेकिन अब इस मामले में एक और थ्योरी सामने आ रही है। पहली तो एक थ्योरी सामने है कि पिता कह रहे हैं कि लोग उन्हें बेटी की कमाई खाने का ताना मारते थे, इसकी वजह से उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। और जो दूसरा दावा सामने आ रहा है वो ये कि अपनी बेटी की रील से पिता नाराज थे। उन्होंने कई बार बेटी को रील बनाने से मना किया, बेटी नहीं मानी तो नाराज पिता ने बेटी की हत्या कर दी। दिल्ली से सटे गुरुग्राम का पॉश इलाका सुशांत लोक सेक्टर 57 की इस बिल्डिंग में कल नेशनल लेवल की टेनिस प्लेयर राधिका यादव की हत्या कर दी गई। टेनिस की उभरती सितारों में गिनी जाती थी राधिका, लेकिन पिता की सनक के आगे उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। राधिका के मर्डर का आरोप पिता पर लगा है और जो वजह सामने आई है उस पर किसी को यकीन नहीं हो रहा। एफआईआर के मुताबिक बेटी की टेनिस एकेडमी चलाने से नाराज था पिता, बेटी की कमाई खाने के ताने से परेशान हो गया था। लोगों के ताने सुनकर बेटी को मारने की ठानी। बेटी से कई बार एकेडमी बंद करने को लेकर बहस हुई। रसोई में खाना बनाते वक्त 5 गोलियां दाग दी। एकेडमी में लड़के भी आते थे, लड़की भी आती थी लॉन टेनिस से खेलने के लिए। इसके पिताजी का कहना है कि मैं जब भी दूध लेने जाता हूँ तो गांव वाले कहते हैं भाई तेरी लड़की तो अच्छा पैसा कमा रही है, तू तो लड़की के पैसे की कमाई करता है। पिताजी कई दिन से अपनी लड़की को समझाता रहा, कहता रहा बिटिया अकेडमी बंद कर दे। बाप शंकी था, उस शंकी के आधार पर, शक के आधार पर उसने अपनी लड़की के हाथ से 3 गोली मारी और रसोई में खाना बना रही थी और पीठ पर गोली मारी। पुलिस के सामने राधिका यादव के पिता दीपक यादव ने गुनाह कबूल कर लिया है। दीपक ने पुलिस को बताया कि उसने कई बार अपनी बेटी राधिका को समझाया था कि वो एकेडमी बंद कर दे, लेकिन राधिका नहीं मानी। बताया जा रहा है कि पिता राधिका के रील बनाने से भी नाराज थे। इस म्यूजिक वीडियो से भी पिता नाराज था जिसमें राधिका ने एक्टिंग की है। वो सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती थी। वारदात के वक्त घर में पत्नी और बेटी के साथ था आरोपी दीपक यादव। बेटा प्रॉपर्टी डीलर की दुकान पर गया हुआ था। गोली की आवाज सुनकर दीपक का भाई जो घर में नीचे रहता था मौके पर पहुंचे तो राधिका किचन में खून से लथपथ पड़ी थी। ये इस समय वही घर है जहां पर ये वारदात को अंजाम दिया गया। बताया ये जा रहा है कि इस पूरे मामले में जो राधिका यादव के पिता थे दीपक यादव, वो अपनी बेटी के द्वारा बनाए गए रील को लेकर काफी परेशान चल रहे थे। जो राधिका यादव है वो एक टेनिस एकेडमी भी चलाती थी, जिसकी वजह से भी उनमें नाराजगी थी। आरोपी दीपक के भाई की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया है मर्डर का केस। राधिका की मां मंजू वारदात के समय कमरे में सो रही थी। टेनिस में नाम कमाने के बाद 24 साल की राधिका एकेडमी के जरिए बच्चों को टेनिस सिखा रही थी, जो उसके पिता को मंजूर नहीं था। पहले यहाँ करती थी, अब छोड़ दिया यहाँ से। यहाँ पहले आती थी, सुबह भी आती थी 6 बजे से लेके 9-8 बजे। राधिका की ITF महिला युगल रैंकिंग 113 थी, जबकि टॉप 200 नेशनल खिलाड़ियों में शामिल थी। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीत चुकी थी। 3 महीने पहले राधिका को कंधे में चोट लगी। डॉक्टर से इलाज के बाद खेलना छोड़ दिया था और इसी के बाद राधिका ने अपनी एकेडमी खोल ली, जिससे उसके पिता नाराज चल रहे थे। क्या यही 2 वजह है जिसकी वजह से दीपक यादव ने अपनी बेटी को 3 गोलियां मारकर हत्या कर दी? और अब इसी पूरे मामले में गुड़गांव पुलिस जांच को लेकर आगे बढ़ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब गुड़गांव पुलिस इस पूरे मामले में जांच को लेकर आगे बढ़ रही है तो बार बार दीपक यादव अपने बयान को बदल रहा है। इसीलिए गुड़गांव पुलिस जांच को लेकर आगे बढ़ रही है कि आखिर इस पूरी हत्या के पीछे मोटिव क्या था। मोटिव क्या ये था कि लड़की रील बनाती थी, या मोटिव ये था कि लड़की अपना टेनिस एकेडमी चला रही थी।
तो गुरुग्राम की राधिका हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर ये कि अब से कुछ ही देर बाद दोपहर 2 बजे आरोपी पिता की कोर्ट में पेशी की जाएगी। दीपक यादव को कोर्ट में गुरुग्राम पुलिस पेश करेगी। दीपक ने अपना गुनाह खुद कबूल लिया है। कोर्ट में जब पुलिस पेश करेगी तो क्या पुलिस की तरफ से दीपक की रिमांड भी मांगी जाएगी? क्योंकि पुलिस के सामने एक नहीं, हत्या के पीछे की 2 थ्योरी सामने आ रही हैं। एक थ्योरी वो है जो पिता ने खुद कबूली है और दूसरी थ्योरी भी सामने आई है कि पिता दरअसल रील बनाने की आदत से बेटी की नाराज था और क्या वजह रही हत्या पिता ने बेटी की क्यों की, इसी की तह तक पुलिस पहुंचना चाहती है। इसी के मद्देनजर क्या अदालत में जब दीपक को पुलिस पेश करेगी तो रिमांड मांगेगी क्या, इसको लेकर अभी इंतजार है। फिलहाल दोपहर 2 बजे का समय बताया जा रहा है जब दीपक को पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। अभी तक जो खबर सामने आई वो ये कि बेटी की हत्या के बाद पिता ने उसकी वजह बताई और ऐसी वजह देश के हर मां बाप को सोचने के लिए मजबूर कर देती है। टेनिस खिलाड़ी राधिका के पिता ने यह बताया कि उनकी बेटी और उसकी कमाई को लेकर आसपास के लोग ताने देते थे। कहते थे तेरी बेटी तो बढ़िया पैसा कमा रही है, तेरे तो मजे हैं, तू बेटी की कमाई खा रहा है, मजे हैं तेरे और तेरे परिवार के भी। इस तरीके के ताने आसपास के लोग देते थे। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, दीपक यादव को कोर्ट में पेश करने के लिए लेकर जा रही है गुरुग्राम पुलिस। तस्वीरें आपके सामने, कोर्ट में पेशी होनी है और कोर्ट में पेशी के लिए पुलिस लेकर निकली है दीपक यादव को। दीपक यादव ने अपनी बेटी की हत्या का गुनाह कबूल कर लिया है। अपनी ही लाइसेंसी रिवॉल्वर से दीपक यादव जी देखिए तस्वीरों में किस तरह से जी देखिए किस तरह से दीपक यादव को फिलहाल यहां से लेकर पुलिस निकली है। और दीपक यादव से जब हम लोगों ने सवाल किया कि उसने अपनी बेटी को क्यों मारा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। यह बताया जा रहा है कि अभी उसका मेडिकल करवाया जाएगा और 2 बजे उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर पुलिस ये बताएगी कि क्या इसके पीछे वजह रही। लेकिन जो हमें जानकारी मिली रोमाना, उस जानकारी के मुताबिक लगातार अपने बयान दीपक यादव बदल रहा है। बार बार वो ये कह रहा है कि एक बार उसे लोगों का जो कमेंट था वो मिलता था, उसकी वजह से नाराज था, लेकिन जब गुड़गांव पुलिस ने एक रील दिखाई, एक वीडियो दिखाया तो उसने कहा कि उस वीडियो से भी वो नाराज चल रहा था। अब ऐसे में क्या मोटिव है, किन कारणों की वजह से एक ऐसी बेटी को उसने मारा जो लोगों को टेनिस सिखाती थी, और क्या आज के समय में समाज जो इतना आगे बढ़ चुका है एक प्रमुख वजह यही हो सकती है। और इसी मोटिव का पता फिलहाल गुड़गांव पुलिस लगाना चाह रही है। लेकिन अब पुलिस यहां से लेकर दीपक को निकल चुकी है, उसका मेडिकल करवाया जाएगा और मेडिकल के बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर पुलिस उसकी कस्टडी मांग सकती है। रुमाना जी बिल्कुल, तो सुशील हमारे सहयोगी मौके पर ही मौजूद हैं जहां से पुलिस लेकर निकल गई है। अब दीपक यादव को अदालत में पेश किया जाएगा। जरा सुशील से जानते हैं, सुशील ये कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्या पुलिस रिमांड लेगी दीपक की, इसको लेकर क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, रिमांड पुलिस मांग सकती है, क्योंकि इस पूरे मामले में जो हमारी पुलिस के अधिकारियों से बात की गई तो उसमें उन्होंने कहा कि हमें अभी इस पूरे मामले में कुछ पहलुओं पर उनसे पूछताछ करनी है, चूंकि कोर्ट में पेश करना बेहद आवश्यक है। इसलिए नियमों के मुताबिक दीपक यादव को कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब कोर्ट में क्या दलीलें फिलहाल गुड़गांव पुलिस रखती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन कस्टडी दीपक यादव की पुलिस मांग सकती है, ऐसी सूत्रों से जानकारी हमें मिली है। अब उसका फिलहाल मेडिकल करवाया जाएगा, उसके बाद गुड़गांव के डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट है वहां पर उसको पेश किया जाएगा, जहां पर यह देखना होगा कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर गुड़गांव पुलिस, जिसने अभी तक इस पूरे मामले में जांच की है, एफआईआर दर्ज किया है, बयान दर्ज किए हैं, उन बयानों और जांच के आधार पर पुलिस दीपक यादव की कस्टडी मांगती है या नहीं। लेकिन जो जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक दीपक यादव लगातार बयान बदल रहा है, इसलिए पुलिस को यह अंदेशा है कि राधिका यादव जिसकी मौत हुई, 3 गोलियां मारी गई, उसके पीछे की असली वजह क्या है? क्या पारिवारिक दबाव या लोगों का कमेंट या लड़की के द्वारा जो रील बनाया जा रहा था उससे नाराजगी थी? इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल अलग अलग तरीके से जांच पुलिस कर रही है और इसीलिए कोर्ट में पेश होने के बाद यह तस्वीर साफ होगा कि आखिर जो हत्या की गई उसके पीछे की वजह
अभी तक की जांच में गुड़गांव पुलिस ने कोर्ट के सामने क्या रखा है। जी आप रहिए मेरे साथ सुशील, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, अगर इस परिवार का लाइफस्टाइल देखा जाए तो फिर जो हत्या की वजह है अभी जो पिता की तरफ से बताई जा रही है उसको लेकर तो कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं। राधिका के पिता जो हैं वो एक बिल्डर हैं, अच्छा खासा उनका कामकाज चलता है। परिवार की गुरुग्राम में आलीशान कोठी है, घर में उनकी 4-5 बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। पड़ोसियों की तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि परिवार को पैसे की कोई कमी नहीं है, और ऐसे में भला बेटी की पैसे से खर्च घर का क्यों चलाएंगे वो। और जब वो खुद समर्थ हैं, वो खुद अच्छी खासी कमाई करते हैं, तो उन्हें कोई बेटी के पैसे पर घर चलाने का ताना क्यों मारेगा, या फिर उससे पिता आहत होंगे क्यों। जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है उस जानकारी के मुताबिक पुलिस ने जब इस पूरे मामले में पूछताछ की तो दीपक यादव बार बार अपने बयान बदल रहा है। हालांकि ये बताया जा रहा है, जो सूत्रों से जानकारी हमें मिली उस जानकारी के मुताबिक दीपक यादव ने पहले पुलिस को यह जानकारी दी कि जो एकेडमी उसने खोली थी उस एकेडमी से नाराज था, जिसकी वजह से ये लड़ाई हुई। लेकिन जब गुड़गांव पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाते हुए एक म्यूजिक वीडियो उसे दिखाया तो उसने ये भी बयान दिया कि इस म्यूजिक वीडियो को लेकर भी उसका राधिका के साथ विवाद था और नाराजगी की क्या वजह थी। लेकिन क्या यही दो वजह है जिसकी वजह से दीपक यादव ने अपनी बेटी को 3 गोलियां मारकर हत्या कर दी, और अब इसी पूरे मामले में गुड़गांव पुलिस जांच को लेकर आगे बढ़ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब गुड़गांव पुलिस इस पूरे मामले में जांच को लेकर आगे बढ़ रही है तो बार बार दीपक यादव अपने बयान को बदल रहा है। इसीलिए गुड़गांव पुलिस जांच को लेकर आगे बढ़ रही है कि आखिर इस पूरी हत्या के पीछे मोटिव क्या था। मोटिव क्या ये था कि लड़की रील बनाती थी, या मोटिव ये था कि लड़की अपना टेनिस एकेडमी चला रही थी। देखिए, हम अक्सर सुनते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे। क्या इन्हीं 4 लोगों के तानों ने राधिका के पिता को उसकी हत्या के लिए मजबूर कर दिया? ये सवाल बड़ा है क्योंकि खुद पिता कह रहे हैं कि लोगों के तानों से वो तंग आ गए थे। लोग ताने मारते थे कि बेटी की कमाई मैं खा रहा हूं, ये पिता की तरफ से कहा जा रहा है। लोगों के ताने सुन सुनकर मैं परेशान हो गया था। मैंने राधिका से कहा था कि वो अकेडमी बंद कर दे, और राधिका कहती लोग क्या कहते हैं मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। खेल ने करियर बनाया तो इससे पैसे कमाना गलत कैसे हो सकता है। पिता कह रहे हैं कि मैंने राधिका को कई बार मना किया लेकिन वो मान नहीं रही थी, और जब बेटी नहीं मानी तो फिर रिवॉल्वर से उसे गोली मार दी। ये पिता की तरफ से जो अपना गुनाह को बोला गया है उसमें पिता की तरफ से बयान दिया गया है। लाइसेंसी रिवॉल्वर से अपनी दीपक यादव ने अपनी ही होनहार बेटी राधिका की हत्या कर दी। अब पिता को कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। मेडिकल के लिए पहले लेकर जाया जा रहा है, मेडिकल के बाद सीधे अदालत में लेकर जाया जाएगा, और वहां से पुलिस की तरफ से रिमांड मांगी जा सकती है दीपक की। इस मामले में अब सवाल है कि जिस वक्त राधिका की हत्या हुई उनकी मां तो घर में ही मौजूद थी, लेकिन राधिका की मां ने जो बयान दर्ज कराया है उसमें मां की तरफ से कहा गया है कि उन्हें बुखार था और वो कमरे में लेटी हुई थी, उन्हें नहीं पता ये क्या हुआ, कैसे हुआ। मां ने बयान दर्ज कराया, मेरे पति ने बेटी को क्यों मारा पता नहीं, मेरी बेटी राधिका का चरित्र अच्छा था, फिर भी मेरे पति ने हत्या क्यों की नहीं पता। तो मां का बयान ये सामने आया है जिसमें मां की तरफ से कह दिया गया है कि उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें बुखार था, वो दूसरे कमरे में लेटी हुई थी, और अपनी बेटी को लेकर वो कह रही हैं कि उसका चरित्र अच्छा था, पति ने क्यों मार दिया बेटी को नहीं पता। तो गुरुग्राम मर्डर केस में एबीपी न्यूज बड़ा खुलासा करने जा रहा है। टेनिस खिलाड़ी राधिका के रील बनाने से पिता नाराज थे, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आई है। सोशल मीडिया पर दरअसल राधिका बहुत एक्टिव रहती थी, पिता को ये बात बहुत बुरी लगती थी। राधिका का रील बनाना पिता को बिल्कुल पसंद नहीं था, ये सूत्र बता रहे हैं। और ये जो आप रील देख रहे हैं ना, यही वो रील है जिसको लेकर पिता बहुत नाराज थे। ये दावा किया जा रहा है इसी रील से राधिका के पिता बहुत गुस्सा हो गए थे, वो बहुत नाराज थे।
सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त मौजूद है और जरा सुशील से ही ये समझने की कोशिश करते हैं। सुशील, गुनाह पिता कबूल कर चुके हैं, जो हथियार इस्तेमाल हुआ हत्या में वो पुलिस जब्त कर चुकी है, लाइसेंसी रिवॉल्वर है वो पिता की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब पुलिस को तलाशना है वो यही है कि आखिरकार हत्या पिता ने अपनी बेटी की क्यों? इसीलिए पुलिस रिमांड मांगेगी। जी बिल्कुल रुमाना, देखिए सबसे बड़ी बात है कि क्या वाकई, जैसा आप सवाल पूछ रही थी, कि क्या वाकई बच्चों और माता पिता के बीच संवाद इस सोशल मीडिया ने खत्म कर दिया? क्या ये एक वजह है, या अगर लड़की कमा रही है और कमाने के बाद वो आगे बढ़ रही है तो क्या ये फिलहाल जो पिता है वो शायद उनको बर्दाश्त नहीं हुआ? चूंकि इस पूरे मामले में एक बड़ा एंगल सामने जो निकल कर आया, जो अभी तक पड़ोसियों ने बताया, जो हमने देखा रुमाना, उन तमाम चीजों को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि जो पिता है वो कम पैसे कमाने वाला था। उसका घर भी 3 मंजिला है, 3 से 4 गाड़ियां उनके घर में हैं, वो खुद बिल्डर हैं। ऐसे में लोगों के ताने अगर उनको इतना ज्यादा परेशान कर रहे थे तो क्या ये एक बड़ी वजह है? लड़की के द्वारा जो रील बनाई जा रही थी, जैसा रील दिखाया भी जा रहा है, क्या एक वजह यह है? इन तमाम पहलुओं पर जब हमने पड़ोसियों से बात की तो ऑन कैमरा उन्होंने बात करने से मना किया, लेकिन उन्होंने बताया कि राधिका को देखकर कभी ऐसा नहीं लगता था कि वो लड़की मिलनसार नहीं थी, लोगों से हंस के मिलती थी और उनके पिता भी अक्सर उसके साथ घूमते हुए देखे जाते थे। लेकिन बड़ी वजह जो है वो गुड़गांव पुलिस भी खोजने में लगी है कि क्या लोगों के द्वारा जो उल्हाने दिए जाते थे, जो कमेंट उनको किया जाता था, क्या यही एक वजह है कि एक पिता अपनी बेटी को 3 गोलियां मार देता है, वो भी लोगों के कमेंट से? अगर लड़की सोशल मीडिया पर एक्टिव है तो क्या यह बड़ी एक वजह होगी लोगों के कमेंट को लेकर कि पिता इतना ज्यादा नाराज हो जाएगा कि वो अपनी बेटी को गोली मार देगा? जानकारी रुमाना ये भी सामने निकल कर आई कि जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ तो कल उसकी मां का जन्मदिन था, यानी कि उसकी मां के जन्मदिन के दिन लड़की कुछ किचन में बनाने आई और उसके बाद दोनों में लड़ाई हुई और लड़ाई होने के बाद उसने अपनी जो लाइसेंसी बंदूक है उससे 3 ताबड़तोड़ फायरिंग करके उसको मौत के घाट उतार दिया। और नीचे जो उसके चाचा कुलदीप रहते हैं, उन्होंने जब बंदूक की आवाज सुनी और वो भाग कर गए तो उन्होंने इस तमाम इंसिडेंट को देखा। पुलिस को जानकारी रुमाना तब मिली जब घायल अवस्था में राधिका अस्पताल पहुंची तो अस्पताल की तरफ से यह जानकारी पुलिस को दी गई। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है, जब हमने परिवार वालों से बातचीत करनी चाहिए तो परिवार का कोई भी एक शख्स सामने नहीं आया। कुछ लोगों ने नाराजगी जताई, उन्होंने रिपोर्टिंग करने से भी मना किया कि हमारे घर के सामने से आप हट जाइए। तो कहीं ना कहीं कुछ तो इस पूरे मामले में ऐसी चीज है जो छुपाई जा रही है कि आखिर पिता को इतना गुस्सा क्यों आ गया कि अगर लड़की टेनिस एकेडमी चलाती है, रील बनाती है, तो क्या यही 2 वजह है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सुशील, मतलब जितना साफ फिलहाल ये मामला नजर आ रहा है उतना साफ ये मामला है नहीं। अभी बहुत सी परतें खुलनी बाकी हैं और सच सामने आना बाकी है कि आखिरकार एक पिता ने ही अपनी बेटी की हत्या क्यों की। गुरुग्राम राधिका हत्याकांड से जुड़ी हुई सामने आई है। गुरुग्राम के अस्पताल में राधिका का पोस्टमार्टम जारी है। राधिका के सोशल मीडिया अकाउंट की जांच पुलिस कर रही है। तो एक तरफ राधिका का पोस्टमार्टम हो रहा है और वहीं दूसरी तरफ राधिका का जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसकी पुलिस जांच कर रही है। तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार है और उसके बाद ही पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाएगी। फिलहाल राधिका के पिता, जो अपना गुनाह खुद ही कबूल कर चुके हैं, उन्हें लेकर अदालत के लिए निकली है गुरुग्राम पुलिस और पहले मेडिकल करवाया जाएगा पिता दीपक यादव का, फिर उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। अभी राधिका के शव का पोस्टमार्टम चल रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी पुलिस को इंतजार है किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए। सावन के महीने की शुरुआत हो गई है और इसी के साथ कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में शिव भक्त कांवड़ लेकर निकल पड़े हैं। कांवड़ यात्रा के लिए सुरक्षा के भी इस बार बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो देश के अलग अलग हिस्सों में सावन को लेकर शिव के भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। सावन का महीना है, भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। आज से शुरू हुए सावन के महीने का समापन अब 9 अगस्त को होगा और इस दौरान भगवान शिव की विशेष पूजा आराधना होगी।
देश के अलग अलग हिस्सों में मंदिरों में, देवालयों के बाहर शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। पूरा इलाका शिव के जयकारों से गूंज रहा है। हर जगह भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दी है। उज्जैन के महाकाल मंदिर की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और साथ ही वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर, दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। इसके अलावा अलग अलग शिवालयों में शिव के भक्त अपनी मनोकामना लेकर आज पहुंचे, उसी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हरिद्वार से लेकर अयोध्या तक, कानपुर से लेकर गोरखपुर तक, हर तरफ हर जगह मंदिरों में भोलेनाथ के दर्शन और पूजन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। भक्ति का ये समंदर है जो आज उमड़ा हुआ नजर आया। सावन के पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे हैं। हर की पैड़ी में गंगा स्नान करते हुए 2 कांवड़िए गंगा में डूब गए और ऐसे में वहां पर क्योंकि जो प्रशासन है वो अलर्ट था, उन्हें बचा लिया गया। तो कांवड़िए डूब रहे थे और तभी वहां पर प्रशासनिक अमला जो अलर्ट पर था, देखिए किस तरीके से डूबते हुए कांवड़ियों को सुरक्षित बचा लिया गया। तेज बहाव पानी का, गंगा का प्रवाह देखिए आप कितना तेज है और यहाँ पर ये जो कांवड़िए थे, वहां पर जो रस्सियां थी, उनके जरिए इन्होंने अपने आप को थामे रखा और फिर वहां पर रेस्क्यू टीम पहुंची और कांवड़ियों को डूबने से बचा लिया गया। तो सावन के पहले दिन ही हरिद्वार की हर की पैड़ी पर हजारों श्रद्धालु उमड़े। भारी संख्या में भोले के भक्तों ने हर की पैड़ी पर स्नान किया, पूजा अर्चना की। सावन का आज पहला दिन है और पहले दिन ही हरिद्वार के हर की पैड़ी पर लाखों भक्तों का जमावड़ा आपको देखने को मिलेगा। ये हर की पैड़ी है और जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ आपको भोले के भक्त ही नजर आएंगे। स्नान करते हुए नजर आएंगे, अपनी कांवड़ को तैयार करते हुए नजर आएंगे और हर तरीके का रंग आपको हर की पैड़ी पर नजर आएगा। भोलेनाथ के भक्त प्रदेश के कोने कोने से पहुंचे हैं, तमाम राज्यों से पहुंचे ये भक्त यहां से कांवड़ लेकर के अपने घर जाएंगे और भोलेनाथ को ये जल अर्पित कर उन्हें प्रसन्न करेंगे। और माना जाता है कि सावन मास में भोले की भक्ति से वो फल मिलता है जिसकी कामना भक्त सालों से करते हैं और इसीलिए सावन मास में कांवड़ लाने का जो चलन है वो सदियों पुराना है और भक्त कई कोस दूर ये कांवड़ लेकर के जाते हैं भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए। और जो भक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, हम उनसे बात भी करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस कांवड़ का कितना महत्व है आप लोगों के लिए और आस्था के लिए और खास तौर से धर्म के लिहाज से। धर्म, ये सनातन धर्म की बहुत बड़ी आस्था है कि भोले बाबा का सावन महीने में पूजन किया जाता है और इस आस्था से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और हरिद्वार में अपने पापों का निवारण भी किया जाता है। यानी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उसके बाद कांवड़ ले जा करके उन्हें जल चढ़ाया जाता है और फिर भोलेनाथ को प्रसन्न किया जाता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये सावन के महीने में सब भक्त अपने भोले से मन की इच्छा सबकी पूरी इच्छा करता है, इसलिए भक्त सबको राजी होकर भोले की अपना जल ले जाके। आप कहाँ से आए? नजफगढ़ से। आप भी यहाँ कांवड़ लेने आए? जी। कब से पहुँचे हैं यहाँ पे? मैं परसों सुबह पहुंचा था यहाँ। काफ़ी विश्वास और आस्था है और उस विश्वास आस्था के साथ में हम कांवड़ लेके और यहाँ से कल प्रस्थान करेंगे और 11 दिन में जाके पहुँचेंगे। सीधे आपको लेकर चलते हैं हरिद्वार। हमारे सहयोगी बलराम पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा बलराम से जानते हैं, सावन के महीने की शुरुआत के साथ बलराम, आज सुबह से जिस तरीके का उत्साह देखा जा रहा था, अब दोपहर होते होते उसी तरीके का उत्साह है बलराम? बलराम पांडे हमारे सहयोगी हरिद्वार में ही मौजूद हैं, फिलहाल उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बात करने की बलराम से कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच देखिए किस तरीके से अपने कावड़ लेकर और अलग अलग तरीके के अनोखे निराले कावड़ लेकर, रंग बिरंगे कावड़ लेकर भक्त पहुंच रहे हैं। जल भर के कावड़ यात्रा पर निकलकर वापस अपने गंतव्य देवालयों का रुख कर रहे हैं। आज से सावन के महीने की शुरुआत हुई है और 1 महीने तक ये सिलसिला सावन के महीने का जारी रहेगा, 9 अगस्त तक। और ऐसे में इस बार कावड़ यात्रा के लिए तैयारियां
भरपूर की गई हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, बलराम पांडे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बलराम, सावन के महीने की आज शुरुआत हुई और सुबह में जब आप तस्वीरें दिखा रहे थे तो शिव भक्तों में गजब का उत्साह था। अब जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, अब तो दोपहर होने को आई है, अभी भी उसी तरीके का उत्साह देखने के लिए मिल रहा है भोले के भक्तों में। बलराम, बिल्कुल, देखिए सुबह से ही जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं उसमें भोले के भक्तों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह और खुशी नज़र आ रही है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भोले के भक्त कांवड़ लेकर के हर की पौड़ी से निकल रहे हैं और किस तरीके से भोले के भक्तों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि हर की पौड़ी से निकलने के बाद जो एक एक पग होता है इन भक्तों के लिए बेहद मुश्किल भरा होता है। और कहा जाता है कि जब जल लेकर के कांवड़िए आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से जो उनकी कांवड़ होती है वो काफ़ी भारी होती है और एक एक पग उनको आगे बढ़ाना बेहद मुश्किल होता है। और इसीलिए ये पहला पड़ाव है जब हर की पौड़ी से बाहर निकलकर भक्त यहाँ पर थोड़ा विश्राम करते हैं, आराम करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और आप देख सकते हैं कि जो भक्त हैं वो यहाँ पर आपको भोजन बनाते हुए भी नजर आएंगे, क्योंकि ये किसी का दिया हुआ नहीं खाते हैं, खुद ही भोजन बनाते हैं, खुद ही खाते हैं, पूरी तैयारी करके घर से निकलते हैं। और जिस तरीके की तैयारी यहाँ पर देखने को मिल रही है, हम भक्तों से बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं। जगह जगह भंडारे हैं, जगह जगह लंगर हैं, लेकिन आप लोग अपना ही भोजन पका रहे हैं। अपना ही सर बनाते हैं, हम अपना ही खा के चलते हैं। कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली से, उत्तम नगर से। अच्छा, उत्तम नगर दिल्ली से आ रहे हैं और अब यहाँ से कांवड़ लेकर के निकले हैं। कितने लोगों का जत्था है आपका? हमारा 25 बंदे हैं। 25 लोगों का। आप सभी दिल्ली से आए हुए हैं? सारे हमारे बड़े छोटे भाई हैं। सभी लोग कांवड़ लेकर के चल रहे हैं? कांवड़ लेके बहुत मेहनत कर रहे हैं सारे, बहुत मेहनत, रात भर चले हम लोग, रात भर चले हम लोग। कांवड़ लेकर के भी चलना एक तपस्या है और भोलेनाथ की तपस्या में जिस तरीके से ये भक्त लीन हैं। और आपको एक तस्वीर और दिखाएंगे रोमाना, यहाँ पर जो MS जादूगर सम्राट हैं वो भी मौजूद हैं और वो भी कांवड़ लेने आए हैं, हरियाणा के हैं। और इनके जादू जो हैं, इनके जो कारनामे हैं वो सोशल मीडिया पे वायरल भी होते हैं। आज यहाँ पर भक्तों को जादू दिखा रहे हैं। किस तरीके का जादू दिखा रहे हैं? जादू एक कला जी, जादू तो आप जो देखना पसंद करेंगे मैं तो वही जादू दिखा सकता हूँ आपको। हाँ, कोई भी जादू, जैसे आपके पास कोई नोट है, कोई नोट दे दो मेरे को आप, एक बारी कोई भी नोट हो आपके पास, कोई नोट हो वापस दे देंगे आपको। नहीं, मेरे पास तो नहीं है, क्योंकि देखो जैसे देखो हाँ देखो, जैसे ये जादू की एक कला है। जैसे हम ऐसे इसको ऐसे फोल्ड करेंगे ना, ऐसे हम ऐसे इसको फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे और इसको हम ऐसे, ये बिल्कुल 500 नोट बन जाएंगे इसका। और जैसे ऐसे मतलब 100 के नोट को 500 का नोट बना। आपको ऐसे करना है, जैसे आपको आप मुट्ठी मत करो, जैसे ऐसा मुट्ठी मत करो, ऐसे करिए जी। अब चेक करो, जैसे वैसे 100 का बनेगा, जैसे 100 का ही नोट है। तो यानी आप देख सकते हैं कि भक्तों को जादूगर भी यहाँ पर जादू दिखा रहे हैं और भोले की जो महिमा है उसका वर्णन भी किया जा रहा है। खुद आप कांवड़ लेकर भोले के ये भक्त हैं और भोले के भक्तों का अपना ही अंदाज है और बिल्कुल अलग निराला ये अंदाज जो देखने के लिए मिल रहा है और साथ ही ये श्रद्धा के रंग जो देखने के लिए मिल रहा है। बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए बलराम। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के साथ साथ देशभक्ति का भी रंग दिख रहा है। ऑपरेशन सिंदूर वाली कांवड़ यहाँ आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। हरिद्वार पहुंच रहे कई शिव भक्त ऑपरेशन सिंदूर थीम पर बनी खास कांवड़ लेकर पहुंच रहे हैं, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी, सेना के अधिकारियों की फोटो भी लगी है। भक्त कह रहे हैं ये कांवड़ न सिर्फ भोलेनाथ को समर्पित है बल्कि उन शहीदों को भी श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी। तो सावन महीने की शुरुआत के साथ कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत, लेकिन विवाद थम नहीं रहा है। स्वामी यशवीर महाराज आज हरिद्वार पहुंच गए। उन्होंने मुसलमानों की बनाई गई कावड़ को अशुद्ध और खंडित बता दिया। दावा कर रहे हैं कि मुसलमानों की बनाई कावड़ जो खरीदेगा उसकी कावड़ यात्रा खंडित और अशुद्ध मानी जाएगी। एबीपी न्यूज से स्वामी यशवीर महाराज ने खास बातचीत की है। इस वक्त हमारे साथ स्वामी यशवीर जी खुद मौजूद हैं। यशवीर जी, ऐसा क्यों है कि अगर मुसलमान कांवड़ बनाएगा तो पूरी तरह से अशुद्ध और खंडित मानी जाएगी? देखिए, ये कावड़ हमारे पवित्र सनातन धन का, हमारी पूजा पाठ का सामान है और यदि अपवित्र हाथों से बनाई गई, जिनके खान पान भी गलत है और जिस गौ माता को हम गौ माता मानते हैं वे उसी गौ माता के मांस को खाते हैं और उन्हीं हाथों से
का कावड़ बनाएंगे और जो सनातन धर्म के भी विरोध में है, भारत राष्ट्र के विरोध में, ऐसे अपवित्र हाथों से बनाई कावड़ यदि खरीद करके उसमें पवित्र गंगा जल ले करके जाएंगे तो वो कावड़ नहीं लगेगी। उसके लिए हमारा ये कहना है कि एक डंडा ले, उसमें प्लास्टिक की 2 छोटी कैन, 2 लोटे, उनमें पवित्र गंगा जल ले करके जाए, यही पवित्र कावड़ होगी और यही लगेगी, यही तपस्या है। लेकिन यशवीर जी, कई ऐसे परिवार हैं जो कई पीढ़ियों से इसका कारोबार कर रहे हैं और अचानक से आज आप कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज अगर कांवड़ बनाएगा तो पूरी तरह से अशुद्ध और खंडित मानी जाएगी, और जो पीढ़ियों से 50 साल से काम कर रहे हैं उनका क्या? देखिए, हमें जानकारी नहीं थी, किसी बात की जानकारी जब होती है जब ये आवाज़ उठती है, लेकिन उन्हें तो बनाने का कोई अधिकार ही नहीं उनके मजहब के अनुसार भी, क्योंकि मूर्ति पूजा करना, मूर्ति पूजा का सामान बेचना, प्रसाद बेचना, ये इस्लाम मजहब में नाजायज़ है। ये चाहे इस्लाम मजहब के जो जानने वाले विद्वान हैं उनसे पूछ लेना, दारुल उलूम देवबंद है उससे पूछ लेना। लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का है कि जब वो गैर इस्लामी कार्य ये कह रहे हैं हम 50 साल से कर रहे हैं, 40-30 साल से कर रहे हैं, तो उन इस्लामी संस्थाओं ने या दारुल उलूम देवबंद के फतवा विभाग ने उनके खिलाफ कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाई और उनके खिलाफ कोई फतवा क्यों नहीं दिया? इसका अर्थ यह है या तो उनका मौन समर्थन है, वो ये चाह रहे हैं कि ये ठीक कर रहे हैं, ये ठीक कर रहे हैं तो फिर इस्लाम, ये कहिए कि इस्लाम मजहब के विपरीत नहीं, समर्थन में है, ये जायज़ है। और यदि नाजायज़ है तो फतवा विभाग वहाँ का अब तक फतवा क्यों नहीं दिया? उन्हें फतवा देना चाहिए। लेकिन यशवीर जी, अगर हम वृंदावन में बाके बिहारी की बात करें तो उनके पोशाक को मुस्लिम परिवार ही सिलता है और वो लगातार उस पोशाक को पहनते हैं। वहां पर धर्म को, मजहब को बीच में नहीं लाया जाता, लेकिन कांवड़ को लेकर के धर्म और मजहब को बीच में आप ला रहे हैं। देखिए, ये हमारा विषय अभी कावड़ तक है और इसके बाद में फिर सोचा जाएगा क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन बाके बिहारी को लेकर के बताइए ना, उनके पोशाक को भी तो मुस्लिम परिवार सिलता है, तो वहां पर धर्म और मजहब क्यों नहीं आता है? कांवड़ को लेकर के धर्म और मजहब क्यों लाया जाता है? हमने केवल अभी यही आवाज़ उठाई है, तो इसी आवाज़ पर आप रहिए। अभियान हमारा केवल इतना है, दूसरे अभियान के बारे में फिर जैसा होगा। तो यानी आप मानते हैं कि अगर मुस्लिम परिवार के द्वारा कांवड़ तैयार की जाएगी तो वो अशुद्ध और खंडित होगी? मानते नहीं, होती है। वहीं महामंडलेश्वर रुपेंद्र प्रकाश ने भी कहा है कि मुस्लिम समाज अगर कावड़ बनाता है तो वो कावड़ अशुद्ध और खंडित मानी जाएगी। बिल्कुल, हमारे साथ महामंडलेश्वर हैं। जिस तरीके से यशवीर जी कह रहे हैं कि मुस्लिम परिवार जो कांवड़ बनाता है वो अशुद्ध और खंडित मानी जाएगी, आप क्या कहेंगे? आप तो एक महामंडलेश्वर हैं। देखिए, जो मजहब मूर्ति पूजा को नहीं मानता और हम सब सनातन धर्मावलंबी भगवान शिव की मूर्ति और वहाँ के शिवलिंग पर ही अभिषेक करने के लिए जो सनातनी जाते हैं, जब उसको नहीं मानता है, उसके प्रति कोई श्रद्धा ही नहीं है, तो वो बनाते समय उस पर क्या जिहाद प्रयोग करेगा, इसकी क्या गारंटी है? लेकिन जिस तरीके से पिछले कई दशकों से, कहा जाए 50 साल 60 साल से परिवार कांवड़ बनाता चला आ रहा है, कई पीढ़ियां मुस्लिम समाज की जो हैं वो कांवड़ बना रही हैं, तो ऐसे में अगर जो सौहार्द बना है, भाईचारा बना है, उसको धर्म और जाति को बीच में ला करके अगर खंडित किया जाएगा तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठेगा ना। धर्म और जात को बीच में नहीं लाया जा रहा है। अनेकों ऐसी घटनाएं आई हैं कि खाद्य पदार्थों में, भोजन में ऐसे मल मूत्र तक मिलाया गया है, तो आज तक दारुल उलूम देवबंद जो फतवे जारी करता है, ऐसे लोगों के खिलाफ उसने फतवा जारी क्यों नहीं किया? ऐसा कोई भरोसा नहीं है कि वो कावड़ के साथ कोई धर्म विरुद्ध काम ना करे। हो सकता है उसमें कोई ऐसा केमिकल मिलाए, हो सकता है कोई ऐसी घटना दुर्घटना कल को भविष्य में आए। कभी किसी ने सोचा था कि भोजन में कोई ऐसा जिहाद का मामला आएगा? कभी ऐसा सोचा था कि लैंड जिहाद का मामला आएगा? ये तमाम मामले उठे हैं समय के साथ। अगर समय की कांवड़ को भी आप जिहाद से जोड़ रहे हैं? बिल्कुल, ये एक प्रकार का कावड़ जिहादी है जो आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं और सनातन धर्म पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। ये हिंदू समाज कैसे बर्दाश्त करेगा? हरिद्वार में ही
इंदिरा नगर है, जहां पर 100 से ज्यादा मुस्लिम परिवार कांवड़ बना रहे हैं और पिछले कई दशकों से बना रहे हैं, कई पीढ़ियों से बना रहे हैं। तो क्या अब उन्हें कारोबार बंद कर देना चाहिए? कारोबार बंद करना ना करना ये सरकार का काम है। हम समाज को जागरूक करने के लिए निकले हैं। बात करेंगे धर्मांतरण के धंधेबाज छांगुर उर्फ जलालुद्दीन की। छांगुर बाबा के मजहबी छल के खुलासे से हर कोई हैरान है। एटीएस की पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं, जिसमें छांगुर बाबा की संपत्ति से लेकर उसके विदेशों में फैले नेटवर्क और इस्लामिक राष्ट्र को लेकर चलाए जा रहे उसके अभियान की जानकारी शामिल है। छांगुर बाबा हिंदू धर्मांतरण का कितना बड़ा खेल कर रहा था, कहां से फंडिंग ले रहा था, कितने हिंदुओं का धर्मांतरण करवा चुका था अब तक, इन तमाम सवालों के जवाब धीरे धीरे कर मिल रहे हैं। छांगुर का गैंग पिछले 15 साल से सक्रिय था। धर्मांतरण के लिए रेट तक तय किए हुए थे। इतना ही नहीं, धर्मांतरण के लिए हनी ट्रैप का भी इस्तेमाल करता था। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, छांगुर को लेकर नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। छांगुर बाबा के मुख्तार अंसारी से संबंध, इसकी भी जांच की जा रही है। तो मजहब की आड़ में यह काला धंधा, धर्मांतरण का धंधा चलाता था छांगुर बाबा। बाकायदा धर्मांतरण को लेकर रेट फिक्स था। लगातार 3 दिन तक छांगुर के बलरामपुर में जो काली कमाई का साम्राज्य था, उस पर बुलडोजर गरजे हैं। वो बुलडोजर वाला एक्शन मुकम्मल हुआ है और अब एटीएस छांगुर बाबा से सवाल जवाब कर रही है। छांगुर बाबा के गिरोह द्वारा काफ़ी समय से धर्मांतरण लगातार कराया जा रहा था। इसके लिए हनी ट्रैप्स का प्रशासनिक दबाव बनाना, नाबालिगों को अपने इन्फ्लुएंस में लेना, तरह तरह से ऐसे लोगों का इस्तेमाल करना जिनका इन्फ्लुएंस आसानी से समाज में है। धर्मांतरण के लिए एक रेट कार्ड थे जो इनके एजेंट्स को धन दिया जाता था, काफ़ी बड़ी अमाउंट में था। जो फॉरेन फंडिंग हुई वो लगभग 40 अकाउंट्स में आई। छांगुर बाबा और उसकी सहयोगी नीतू से एटीएस की पूछताछ जारी है। इस पूछताछ में अब तक जो कबूलनामा सामने आया, पहले जरा वो जान लीजिए। 15 साल से धर्मांतरण का ये रैकेट चला रहा था। अलग अलग 8 बैंकों में इसने कई खाते खुलवा रखे थे। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में इसके पास करोड़ों की जमीन है जो इसने खरीदी। विवादित जमीनों पर फर्जी तरीके से ये छांगुर बाबा कब्जा करने में माहिर था। कई देशों में धर्मांतरण गैंग से इसका संपर्क था, जहां से इसकी फंडिंग होती थी। लव जिहाद पर यह युवकों को बाकायदा इनाम देता था। आलीशान कोठी में लव जिहाद की ट्रेनिंग भी लड़कों को देता था ये छांगुर बाबा। इस्लामिक राष्ट्र बनाने के मिशन में यह लगा हुआ था। और ये जो छांगुर बाबा है, आखिर धर्मांतरण कैसे करता था, कैसे लोगों का ब्रेन वॉश किया करता था, अब वो भी जान लीजिए आप। छांगुर बाबा खुद के बनाए इस्लामिक लिटरेचर के जरिए धर्मांतरण करवाता था। समस्याओं के समाधान के लिए इस्लाम को बेहतर विकल्प बताता था। दलितों, गरीब महिलाओं को खासतौर से अपना टारगेट बनाया करता था। अपने भाषणों के जरिए इस्लाम को बाकी धर्म से बेहतर बताता था। तो ये जो छांगुर बाबा है, इसकी फंडिंग कहां से होती थी ये भी जान लीजिए आप। खाड़ी देश, दुबई, ओमान, इन जगहों से इसको सबसे ज्यादा फंडिंग मिलती थी। इतना ही नहीं, बड़ी खबर यह भी है कि धर्मांतरण का मामला उठाने पर जान से मारने की धमकी विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष ने शिकायत दर्ज करवाई है। चिट्ठी लिखकर जान से मारने की धमकी उन्हें मिली है। ये गोपाल राय की तरफ से शिकायत दर्ज करवा दी गई है। तो विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से शिकायत दर्ज करवाई गई है। ये धर्मांतरण का मामला जो उनकी तरफ से उठाया गया है, इसी को लेकर वो कह रहे हैं कि अब उनको धमकियां मिल रही हैं, जान से मारने की धमकियां। गोपाल जी, धर्मांतरण का एक बड़ा नेटवर्क का भंडाफोड़ आपने किया, उसके बाद आपको धमकियां आ रही हैं। कौन लोग धमकी दे रहे हैं, क्या है प्रकरण? देखिए, ये
छांगुर बाबा का गैंग बड़ा लंबा चौड़ा है और ऐसा नहीं कि छांगुर बाबा तक ही सीमित है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें नेटवर्क इनका बहुत तगड़ा है। नेटवर्क इतना तगड़ा है ये कि अभी जांच होगी तो बहुत कुछ ही करेगा। जैसे हमने आपको बताया था कि 106 करोड़ का ये FIR है। 106 करोड़ रुपए के अतिरिक्त महाराष्ट्र के पूना में भी जानकारी मिली कि है, कहाँ पर है ये जांच का विषय है। लेकिन ये आपके माध्यम से, आपके टीवी के माध्यम से लोगों को बताया भी जा रहा है। और जो विशाल घर इसका था, जब हमको 23 तारीख को जानकारी हुई, 24 को मैं पहुंचा 20 गाड़ियों के साथ। तो जो आपको आया धमकी, क्या है धमकी, जरा वो कागज दिखाइए। और कौन? ये धमकी देखिए दो है। एक तो ये हमको स्पीड पोर्ट से धमकी आई है। ये स्पीड पोर्ट से धमकी आया है, जिसमें स्पीड पोर्ट की एक कॉपी है और थाना गोमती नगर को ये बताया भी। किसने भेजा है? ये भेजने वाला जावेद अहमद करके है, लेकिन ये लग रहा है कि ये जावेद अहमद की जगह पर कोई और उसका आदमी, और पढ़ा लिखा भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा। दूसरा, ये बम्भौर ये गांव है जो आजमगढ़ के उतरौला थाने, ये कौन सा थाना है, मुबारकपुर थाने के अंतर्गत मैं गया था, क्योंकि वहाँ पर गरीब कनौजिया और दलित लोगों ने इस पे ये मकान बिकाऊ है की बात करके लोग ले गए थे। अब मकान क्यों बिकाऊ है? क्योंकि पीड़ित हो गए थे मुस्लिम परिवार से। तो वहाँ हमको जब सूचना मिली तो हम लोग गए, करीब 200 की संख्या में थे। वहाँ के लोकल ये 2 अलग-अलग प्रकरणों में आपको धमकी? हाँ, ये देखिए बाकायदे इसमें जान से मारने की धमकी मिली है। और बताइए, इस प्रकरण की फिर आपने शिकायत किससे करी है? शिकायत हमने, देखिए ये शिकायत किया था थाना प्रभारी गोमती नगर को, और सब दिया भी था दोनों प्रकरण का, और स्पीड पोर्ट से आया था। देने के बाद ये हमने रिसीव भी करा लिया। गृह मंत्री को भी पत्र लिखा है NIA से जांच के लिए, वो क्या पत्र है? क्या? देखिए, मैं मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री को, जब हम यहाँ पे धर्मांतरण जो लोग किए थे उनकी वापसी कराया, तो लोगों को फिर फ़ोन आना शुरू हो गया और कुछ धमकियाँ और कुछ डर, तो हम लोगों का भी माहौल बना था। तो उस बीच में ADG कानून व्यवस्था से मिला, पूरी प्रोफाइल दिया कि 106 करोड़ रुपए का मेरे पास ये लेखा जोखा आया हुआ है और ये बहुत बड़ा गैंग है, इस पर जांच किया जाए और संभव हो तो गिरफ्तारी किया जाए। तो उन्होंने कहा बहुत जल्द होगा। तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देता हूं, ADG कानून व्यवस्था को बधाई देता हूं कि इन्होंने 20 घंटे के भीतर छांगुर बाबा को गिरफ्तार कर लिया। और उस बीच में कितनी बड़ी कार्रवाई हुई, उसका घर गिराया गया जो अवैध रूप से बना हुआ था। ABP न्यूज आपको रखे आगे।